ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही कंप्लीट कर लेते हैं, उससे आगे का पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि एक्सरसाइज 2 का जो डिस्कशन है आने के बाद कर लेना, आराम से करके ले आना घर पे। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अभी एक क्लास और होगी तो उसमें कर लेंगे डिस्कस, नहीं तो आने के बाद। आपके बैच में 2 हैं, इनके बैच में 1 ही है। ऐसा ही है ना कि दोनों में 2-2 बाकी हैं? कोई बात नहीं। क्यों? JPPA1 में ऑप्टिकल स्टार्ट हो गया क्या? हाँ, हम म्यूट कर। हाँ, खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है ऑप्टिकल डिटेल, मुझे पता है। चलो बेटा, आप अपना टॉपिक जियोमेट्रिकल आइसो। मैम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी ऑनलाइन वाले बच्चों को। हाँ ध्रुव बेटा, पहले पढ़ना स्टार्ट कर लें, उसके बाद छोड़ने की बात पहले लिख दी कि मैम इतने बजे छोड़ देना। कल मैंने आपको दोनों बैचेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में होती है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हो, रिंग के बाहर हो, चाहे रिंग हो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों केसेस में जीआई किस किस में पॉसिबल है, वो दोनों को अच्छे से समझा दिया। आज अपना जो कैलकुलेशन है, मतलब अपना टॉपिक है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कैलकुलेशन पे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे हम एन लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। एन क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब दोज डबल बॉन्ड और रिंग विच कैन शो जीआई। वो डबल बॉन्ड और रिंग जो जीआई शो करेंगे उसको अपन एन कहेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पर 4 पॉइंट हैं। इफ एन बराबर 1, बेटा आपके मैं करा दी, दूसरे बैच में लिखा है, एक बार बस 4 फॉर्मूले, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यदि आपके पास n बराबर 1 ही है तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? केवल 2। इफ n बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिकल? यानी उसको बीच में से डिवाइड करें तो वो कभी भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। उसमें टोटल जीआई 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है। इफ n इक्वल टू ग्रेटर देन 2 बट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, तो बेटा इसमें टोटल जीआई के 2 फॉर्मूले हैं, 2 की पावर n-1, n/2-1, या n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। अब आप इन दोनों में देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है, ये n/2 हो रहा है, फिर -1 है, यहाँ n-1 देन अपॉन 2, यानी ये कब लगाएंगे? n इज अ इवन नंबर और n इज ए ऑड नंबर। यानी जीआई कैलकुलेट करने के आपके पास ये 4 तरीके हैं। कभी भी जीआई सेंटर एक हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे रिंग हो, उसके टोटल जीआई कितने बनेंगे? 2। एक को हम सिस कहेंगे, एक को हम ट्रांस, ठीक है। एक से ज्यादा होंगे तो सिस से ट्रांस, ट्रांस से ट्रांस, ट्रांस से, ऐसे पॉसिबिलिटीज गिनेंगे। जल्दी से पहले नोट करो, फटाफट नोट करना है बेटा। हाँ आपने लिखा हुआ है, और बच्चे लिख लो जल्दी। आज बेटा फिर 6:30 वाली क्लास नहीं होगी, JP02 में अपनी जो 6:30 वाली क्लास है नहीं होगी, वो अभी हो जाएगी।
ये केवल बेसिक फॉर्मूले हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेनॉल में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। और बेटा रिंग को एक सेंटर मानते, मैंने लिखा है दोस्त डबल बॉन्ड और रिंग, मैंने कहीं रिंग का कोई साइज नहीं लिखा है। आप बताएं बेटा इसमें n बराबर कितना है, 1। n बराबर 1 कैसे है, इस कार्बन के वजह से, इस कार्बन की वजह से किसके अलोंग वो जीआई शो कर रहा है, रिंग के अलोंग। उस रिंग के अलोंग यानी उसको कितना सेंटर मानेंगे, ए। तो इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, अब बताओ दो कैसे बने। एक कौन सा बन सकता है, सिस, और एक कौन सा बन सकता है, ट्रांस। सिस और ट्रांस बना के देखें। रिंग का जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं तो रिंग को चेंज नहीं करते, यहाँ Cl और OH, एक को किसी को भी वैज पे दूसरे को डैश पे, ये हो गए या नहीं हुए, सिस और ट्रांस। एन बराबर ज्योमेट्रिकल सेंटर, दोज डबल बॉन्ड और रिंग विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको बेटा अपन एन कहेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो जीआई दिखाते हैं उन्हीं डबल बॉन्ड को और रिंग को जीआई सेंटर कहेंगे। इसी एग्जाम्पल को मान लीजिए मैं ऐसे दे देती हूँ, बताओ बेटा इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में, 2। आराम से चेक कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 में टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फर्स्ट ऑफ ऑल एन। बेटा एन का मतलब डबल बॉन्ड और रिंग नहीं है, पढ़ो, दोज डबल बॉन्ड और रिंग विच कैन शो जीआई, उन डबल बॉन्ड को और रिंग को काउंट करते हैं जो जीआई शो करें। हर डबल बॉन्ड और हर रिंग काम की नहीं है। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ, 4 मेंबर रिंग के अंदर है। क्या ये रिंग जीआई शो करेगी, रिंग की शर्त याद करो, एनी 2sp3 कार्बन। ये sp3 पे 2 ग्रुप है लेकिन इस पे तो दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, ना तो इसमें रिंग के अलोंग जीआई है ना इसमें डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई है। जब एन है ही नहीं तो बताओ इसके टोटल जीआई, टोटल जीआई 0। बेटा जब जीआई शो ही नहीं कर रहा है इसमें आप किसी को भी सिस और किसी को भी ट्रांस बना ही नहीं सकते। वो कितना काउंट किए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर जब शो ही नहीं कर रहा तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस इज सिस एंड अनदर इज ट्रांस। क्या ये समझ आ रहा है सभी को। मान लीजिए नाम दिया साइक्लोडेकिन, पहले बताओ साइक्लोडेकिन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, किसके अलोंग, रिंग के अलोंग या डबल बॉन्ड के अलोंग। अच्छे से सोचो, साइक्लोडेकिन अलोंग द रिंग, बेटा सॉरी अलोंग द डबल बॉन्ड। रिंग के अलोंग होने के लिए उस पे कम से कम ग्रुप तो होना चाहिए, अपन कोई ग्रुप नहीं दे रखा, मैंने कोई ग्रुप नहीं दे रखा, तो बेटा रिंग के अलोंग कहां से हो जाएगी। साइक्लोडेकिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन उस डबल बॉन्ड के अलोंग है।
टोटल जीआई। देखो बेटा, साइक्लोडेकिन को समझाने के लिए, क्योंकि आपको याद है बेटा 10 की रिंग के अंदर एक होता था सर्कुलर फॉर्म और एक होता था ट्विस्टेड फॉर्म। बताया था सर्कुलर फॉर्म और ट्विस्टेड फॉर्म। 10 की रिंग है तो उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, इमेजिन करो बीच में से ट्विस्ट कर रखा है, ये वाली साइड क्या है, ट्विस्टेड। डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये दोनों हाइड्रोजन देखो बाहर की साइड है, तो ये जब डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस। इसी को बीच में मैंने बनाया इसीलिए ताकि मैं आपको ट्रांसफॉर्म, इमेजिन करो ये बीच में से ट्विस्ट किया हुआ है, बीच में से कहा है ये ट्विस्टेड है, डायग्राम बनाऊंगी तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। यानी कौन सा फॉर्म है ये, ट्विस्टिंग, ये नॉर्मल फॉर्म। और आते बेटा वो भी करेंगे, अभी इजेड नेमिंग भी करेंगे। ये जो आपको साइक्लोडेकिन में जब भी साइड में कहीं बना रखा है या तो आप हाइड्रोजन बना लो, याद रखना बेटा शेप क्या दिखनी चाहिए आपको, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ये जब अपन साइक्लोडेकिन में कई बार बुक्स में भी ट्विस्ट फॉर्म दिखाने के लिए ऐसे आपको ये बनाएंगे, ये जो वी शेप पे बॉन्ड बन रहा होगा इन चारों पे, तो इसका मतलब वो ट्विस्टेड साइड है, वो कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। और इसकी साइड माई साइड या बिल्कुल प्रॉपर गोल सर्कल में बना रखा है तो वो कौन सा फॉर्म होगा, सिस। इनमें बेटा अपन को टोटल जीआई कैलकुलेट करने हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले एन निकाला करो, बताओ फर्स्ट वाले में एन कितना है, व्हाट इज एन, ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ज्योमेट्रिकल सेंटर किसे कहते हैं, ओनली दोज डबल बॉन्ड एंड रिंग विच आर एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसकी काउंटिंग को अपन एन कहेंगे। ऐसा नहीं कि सारे डबल बॉन्ड को काउंट कर लिया, अब इसमें कहने को डबल बॉन्ड कितने हैं, दो, लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा, केवल ये दिखा रहा है, तो एन बराबर कितना हो गया, वन, टोटल जीआई एक सिस और एक ट्रांस।
अच्छा बेटा यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। कई बार आप देखोगे बुक्स में, स्पेशली जे एडवांस में, एक वर्ड लिखा आता है इनका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिले, इनका यदि मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं, ये नाम सुना है इससे पहले? यदि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो बताओ नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने मिलेंगे? Fractional distillation is a technique which is used to separate different components having different physical properties. जिनका melting point, boiling point, थोड़ा भी उनकी volatile nature में difference होता है, उनको हम even minimum 5 डिग्री का भी difference है उनके boiling point में, तो भी हम उनको easily separate out कर सकते हैं by fractional distillation. तो आपसे कई बार ऐसे पूछेगा क्योंकि हम एक पॉइंट आपको लिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, क्योंकि एक में सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, एक में सिमिलर ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड, तो दोनों में स्टेरिक क्राउडिंग, दोनों में क्या होगा? डिफरेंट होगा। अभी हम पढ़ेंगे भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। मान लो कभी पूछ ले, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिले उनका यदि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें तो बताओ नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमेशा याद रखना। जितने भी अभी तक आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े, जितने भी अभी आप पढ़ोगे, सबको सेपरेट कर सकते हैं केवल एक वर्ड आएगा ऑप्टिकल में, एनेंशियोमर, और एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम, सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? सेम। उनको कभी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बाकी हर कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया जा सकता है आइसोमर में। बताइए अब इसको सेपरेट करें तो दोनों अलग अलग बीकर में सेपरेट हो जाएंगे, एक में से चला जाएगा, एक में ट्रांस। कितने आ गए? जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं ज्योमेट्रिकल में, उतने ही नंबर ऑफ फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया? पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एफडी की फुल फॉर्म लिख लेना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इजीली सेपरेट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब फटाफट सेकंड वाले में बताएं। सेकंड वाले में हम देख रहे हैं, पहले आपको कैलकुलेट करना है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। वो डबल बॉन्ड और रिंग जो जीआई दिखाएं हमें वो काउंट करने हैं। क्या यहाँ ये डबल बॉन्ड जीआई दिखा रहा है? समझ आया सभी को? सोच के बताओ, क्या ये रिंग जीआई दिखा रही है? इन दोनों की वजह से ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3। इस कार्बन पे दो ग्रुप कौन सा है? कि ये और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे sp3 ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन। बताओ सिस और ट्रांस हो सकता है नहीं हो सकता? ग्रुप सेम है, कहाँ से है? अच्छा एक काम करते हैं, ये बताओ इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं? क्या कर रहे हो बेटा? इस कार्बन पे दो ग्रुप होना चाहिए ना। ये इस कार्बन के दो ग्रुप डिफरेंट है, हमें उससे दूसरे से मतलब नहीं है। एनी टू कार्बन हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप, इसके दो ग्रुप डिफरेंट है, इसके दो ग्रुप डिफरेंट है, तो रिंग के अलोंग इसका मिथाइल, इसका मिथाइल रिंग के ऊपर, इसका मिथाइल और इसका मिथाइल रिंग के अपोजिट, सिस और ट्रांस है। अब आप बताइए इसमें एक और सेंटर है क्या? इसमें कितने सेंटर हो गए जो जीआई दिखा रहे हैं? और इनको अपन क्या लिखते हैं? 3। और जब भी ज्योमेट्रिकल सेंटर दो या दो से ज्यादा हो, चेक करो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब आप बिल्कुल बीच में से काट के देखो, जो दो टुकड़े हुए क्या वो एग्जैक्टली सेम है तो सिमेट्रिकल है, अदरवाइज एसिमेट्रिकल। If molecule is asymmetrical, then total number of GI are 2 की पावर 3, that are 8। अब आप कहोगे मैम 8 कौन कौन से? सोचो, सिस सिस सिस, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, सिस सिस ट्रांस, ट्रांस ट्रांस सिस, फिर कॉर्नर वाले सिस सिस, बीच वाला ट्रांस, फिर ट्रांस ट्रांस सिस, ऐसे पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, काउंटिंग ही पूछेगा सिर्फ। अच्छा मान लीजिए इसका एफडी कर दूं तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन, जितने
मिलते हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएंगे, इस बात को याद कर लें। जीआई में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता, जितने बनते हैं उन सबको उतने ही नंबर ऑफ फ्रैक्शन मिलेंगे। नंबर ऑफ फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर वो 8 छोटे छोटे, उसमें अपन बीकर चेंज करते हैं बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक टेक्निक होती है, उसमें एक इंडिकेटर लगा होता है। एक कंपोनेंट आपने यहाँ पे जो मिक्सचर है एक बीक बड़े से बाउल में भर दिया, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो ट्यूब आता है वो लगा दिया, दूसरी साइड में अपन बीकर लगते हैं। जब एक कंपोनेंट बॉईल हो रहा होता है तो उस टाइम उसका उसमें इंडिकेटर में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और रेड लाइट रहती है, यानी कि उसमें से एक कंपोनेंट निकल के इस बीकर में आ गया, फिर वापस वो रनिंग होने लगा, मतलब ब्लिक करने लगता है, तो हम उसको हटा देते हैं, दूसरा बीकर रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद जितना टेम्परेचर में डिफरेंस होगा फिर दूसरा आएगा, फिर वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट इधर से निकल के इधर आने लग गया, सेपरेट फ्रॉम दूसरे बीकर में ले लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जिसमें एक मिक्सचर में जितने कंपोनेंट हैं उनको हम अलग अलग बीकर में सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो वो कितने बीकर में सेपरेशन मिला आपको उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो पहले एक बीकर में था वो अब कितने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होके आपको मिला। तो इसमें जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी उतने बीकर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में बताइए जल्दी। नेक्स्ट वाले में कौन कौन जीआई दिखा रहा है? क्या ये कॉर्नर वाला दिखा रहा है? एन बराबर कितना है 1, तो टोटल जीआई बना सकते हो स्विच और ट्रांस। जल्दी से नेक्स्ट वाले में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में जीआई सेंटर कितने हैं? जीआई सेंटर कितने हैं? अब बताओ 3 कौन सा? अब आपने रिंग को गिना बेटा, रिंग में sp3 कार्बन ही नहीं है। रिंग कौन है? बेंजीन। भाई रिंग में मैंने क्या शर्त लिखाई है? Ne2sp3। बेटा जीआई में कंपैरिजन होता है कि इसमें दोनों ऊपर हैं, इसके एक बार ऊपर एक नीचे हो गए, और कंपैरिजन के लिए कम से कम उसमें 2 कार्बन sp3 होने चाहिए। अब आप बताओ बेटा इसमें n बराबर कितना हो गया 2, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर 2 कितना आंसर आ गया आपको? क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल नंबर 5, n बराबर कितना है 2, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। n बराबर 2, व्हाट इज n? वो डबल बॉन्ड रिंग काउंट करें जो जीआई दिखा रहा है। अब बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल। देखो बिल्कुल सेम है, तो अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? टोटल जीआई 2 की पावर n-1 n/2 -1, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर आसानी से डिवाइड हो जाएगा, हमें आंसर पॉइंट में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में नहीं लाना है, डेसिमल रूट अंडर रूट कुछ नहीं, एक फुल नंबर लेके आना है। सॉल्व करूं? अच्छा एक काम बताओ, इसमें 4 आए उसमें 3, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सोचो। जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है तो इसका एक जो नंबरिंग पैटर्न होता है आईयूपीएसी नंबरिंग, आपको पता है इसका आईयूपीएसी नंबरिंग आप लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? या लेफ्ट से भी कर लो चाहे राइट से भी कर लो, आईयूपीएसी नेम सेम आएगा, ऐसे बोलोगे। इसमें आईयूपीएसी नंबरिंग कांस्टेंट है, वो राइट साइड से ही होगी। आपने इसमें आईयूपीएसी नंबरिंग लेफ्ट से कर दी तो वो पूरा नेम क्या माना जाएगा? गलत। तो हम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, ये 1 नंबर का डबल बॉन्ड है और ये कौन सा है 3, तो हम क्या बोलेंगे 1 वाला सिस में ट्रांस, ये वाला सिस में, ये वाला ट्रांस में, ये वाला ट्रांस में, 1 वाला सिस में
तो ये ट्रांस में तो ये सेस में, लेकिन इसमें आईयूपीएसी नंबरिंग चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, हम में से कुछ बच्चों ने लेफ्ट से करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम तो राइट से कर रहे हैं, क्योंकि मैम राइट से भी तो वही नाम आ रहा है। हमने कहा सही है। तो अब जैसे ही आप सिस और ट्रांस लिखोगे, लेफ्ट से सिस ट्रांस बोलो चाहे राइट से ट्रांसिस बोलो, वो एक ही हो जाएगा, सिमिलर। नेक्स्ट वाले में n बराबर 3 सिमेट्रिकल सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर n-1 अपॉन 2 से सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 6। क्या ये समझ आया? ये तो पहले टाइप के कैलकुलेशन है जो अभी अपन और भी करेंगे, जिसमें सिर्फ आपसे डायरेक्ट पूछेगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। ठीक है, ये पहली कैटेगरी हुई है क्वेश्चन पूछने की। अब अपन का दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी पोजीशन आइसोमर ऑफ ऑक्टेन, जिसको मैंने पी लिख दिया। हाउ मैनी पोजीशन आइसोमर ऑफ ऑक्टेन कैन शो geometrical isomerism, that is Q. Find out क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पोजीशन आइसोमर ऑफ ऑक्टेन को मैंने P बोला है। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर ऑफ ऑक्टेन कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेर, उस काउंटिंग को हम बोलेंगे Q। P और Q निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है। करूं? यानी इस क्वेश्चन में दोनों काम कराएं। पहले आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछा है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद आपसे पूछेगा टोटल पीआई कितने बने, जीआई कितने बने। तो कह रहे हैं क्वेश्चन पहले सॉल्व। पहले अपन बनाते हैं ऑक्टीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट इन, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड है। मैंने यहां बनाया, इसका नाम हो गया 1 ऑक्टीन। यहां बनाऊंगी 2 ऑक्टीन, 3 ऑक्टीन और ये 4 ऑक्टीन। तो अब मैं वापस यहां चलती हूँ, देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये हो गया 2 पे, नंबरिंग ऑफ कार्बन देख लीजिएगा 3, और ये हो गया 4। अब मैं इसको यहां बनाती हूँ तो वो 5 ऑक्टीन कहलाएगा या रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा 3 ऑक्टीन? रिपीटेशन 3 ऑक्टीन। तो पहले तो बताओ टोटल पीआई कितने हैं? पीआई ऑफ ऑक्टीन, जिसको अपन ने कितना बना 4, पीआई ऑफ ऑक्टीन 4, ये हो गया पी की वैल्यू। अभी लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। उसने पूछा है इनमें से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो अब आप बताओ इनमें से जीआई कौन कौन शो कर रहा है? क्या ये जीआई शो करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा? इस कार्बन पे 2 ग्रुप कौन कौन है? मिथाइल हाइड्रोजन, ये। इसी तरह क्या ये जीआई शो करेगा? आउट ऑफ दिस 4 ओनली 3 कैन शो जीआई, और इस 3 को मैंने क्या लिख दिया? क्यू। आपसे आंसर पूछा है P इंटू क्यू में रिपोर्ट करो।
आंसर हो जाएगा 12। एक का आंसर आ रहा था 18, एक का आंसर आ रहा था 40। बेटा आइसोन्यू क्यों बनाएंगे? आपको एक नाम दे रखा है। पोजीशन आइसोमर में आपने पढ़ा होगा, जब नेम फॉर्मूला गिवन होता तो अपन आइसो भी बनाते, नियो भी बनाते, और भी बनाते। आपको नाम दे रखा है ऑक्टीन। पोजीशन आइसोमर का मतलब होता है जिसका नेम, मॉलिक्यूल का मेन चेन, उसका इवन मल्टीपल बॉन्ड सब क्या रहना चाहिए, सेम। केवल उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ये आपने पढ़ा है। एक क्वेश्चन इस तरह पूछेंगे अभी और भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ समझना बेटा ध्यान से। कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C4H9Cl, सॉरी C4H7Cl। कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C4H7Cl। ये वही टॉपिक है जो आपने 11th में भी पढ़ा था, और उसके बिना अभी भी पूरा नहीं होगा। सबसे पहले आप सुनना बेटा, जब हमने 11th में पढ़ाया था तब आपको एक वर्ड लिखाया था स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी भी मैं बोल रही हूँ, सुनना सभी ध्यान से, पैटर्न वही है। कभी भी आपसे टोटल आइसोमर दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे, सबसे पहला काम तो आपको उसका क्या निकालना है, डीयू। डीयू कितना आ रहा है, 1। एक डीयू आ रहा है तो इसका मतलब इट मे बी पाई बॉन्ड, या ये मे बी रिंग। क्या हमें क्वेश्चन में कहीं कोई कंडीशन दे रखी है कि पाई बॉन्ड बनाना है या रिंग बनानी है? नहीं। इसका मतलब बनाएंगे तो हम दोनों। सबसे पहले कभी भी टोटल आइसोमर पूछे, चाहे वो स्ट्रक्चरल में था चाहे स्टीरियो में, तब भी सबसे पहले डीयू निकाला। और डीयू निकालने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको साइक्लिक बनाने या ए साइक्लिक। कुछ भी गिवन नहीं है, हमें दोनों बनाने हैं क्योंकि क्वेश्चन में डीयू कितना आ रहा है, 1। अब आप पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ जैसा आपने 11th में पढ़ा था। जो 11th में पढ़ा था, क्योंकि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डोमिनेंट कौन होता है, स्ट्रक्चरल। पहले स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। अब बताइए, 4 कार्बन है और एक पाई बॉन्ड। 4 कार्बन और एक पाई बॉन्ड में, 4 कार्बन की चेन में पाई बॉन्ड यहां हो सकता है, 4 कार्बन की चेन में पाई बॉन्ड मिडिल में हो सकता है, और हो सकता है मैं तो चेन 3 की बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई नाम थोड़ा ना दे रखा है इस बार कोई नाम नहीं दे रखा है। जब नेम दे रखा हो ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह के, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर चेन बनानी है। फॉर्मूला दे रखा है, तो अब मैं इसे 3 की चेन बनाऊं, डबल बॉन्ड यहां लगा दूं। क्या 3 से भी छोटी चेन बना सकती हूँ? नहीं बनेगी, उसका आईयूपीएसी नेम रिपीट होगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ देखिए, हमेशा कभी भी, मुझे नहीं पता क्योंकि 11th में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये तरीका होता है, डीयू निकालो, कार्बन की चेन बनाओ, सिर्फ कार्बन की चेन। अब लास्ट में आपको पुट करना है क्लोरीन। अब इसमें क्लोरीन आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चलो, कब तक, जब तक आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहा है। बताओ, यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, इसी में एक और पॉसिबिलिटी है क्या, यहां क्लोरीन लगा दूं, इसी में एक और पॉसिबिलिटी है, इसी में एक और पॉसिबिलिटी है। देखो, इन चारों का आईयूपीएसी नेम अलग अलग है या नहीं है? कौन सी वाली चेन से बना, जिसमें सब में कार्बन की चेन ये कांस्टेंट है या नहीं? कार्बन की चेन कांस्टेंट है, केवल क्या चीज डिफरेंट है, क्लोरीन की पोजीशन। अब आप देखो, नाम बोलो आईयूपीएसी नेम। 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन, 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन। अब ऐसे ही जब मैंने डबल बॉन्ड बीच में लगा रखा है, तो इस कॉर्नर पे लगाऊं चाहे इस कॉर्नर पे लगाऊं, बताओ आईयूपीएसी नेम सेम आएगा या डिफरेंट आएगा?
इस कॉर्नर पे लगाऊं चाहे इस कॉर्नर पे लगाऊं सेम आएगा। एक और पॉसिबिलिटी, इधर वाले पे लगा लो चाहे इधर वाले पर लगा लो, 2 ब्यूटीन से 2 ही केस बनेंगे। और अब अपन लास्ट में आते हैं 3 की चेन थी जब, इन दोनों में से किसी के पास भी मैं क्लोरीन लगा दूं और एक लास्ट में क्लोरीन यहां लगा दूं, इस पे तो लगा ही नहीं सकती, ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो आपसे ये अभी भी सुनो बेटा, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारा समझाने के लिए दिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C4H7Cl, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल, मतलब हमें ऑप्टिकल कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, मान लेते, क्योंकि अभी ऑप्टिकल मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसीलिए आपको वही काम करना है जैसा आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में पढ़ा था। पहले सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ मेहनत करके। ये मैंने सारे ए साइक्लिक की ही स्ट्रक्चर बन गई 8, तो 8, अभी रिंग भी तो बनानी है। अब बताओ रिंग कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन की, सेम कार्बन की चेन, पहले 4 से बड़ी में बना नहीं सकती, कार्बन नहीं है, छोटी तो कर सकती हूँ, 3 की कर दूं, 3 की करूंगी तो बचेगा 1 कार्बन। इसमें मैं कहीं भी क्लोरीन लगाऊं, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें क्लोरीन को यहां लगा सकती हूँ, इसमें क्लोरीन को यहां लगा सकती हूँ, और इसमें बेटा क्लोरीन को यहां लगा सकती हूँ। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला था C4H7Cl, लेकिन उसके स्ट्रक्चरली कितने आइसोमर बन गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो आइसोमर बन गए आपके पास 12। यदि मुझे क्वेश्चन लिख के देता कैलकुलेट स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो मेरा आंसर हो जाता 12, लेकिन उसने पूछा है टोटल, इसका मतलब क्या हुआ, और मैंने टोटल में से आपको अभी ऑप्टिकल हटा दिया है, यानी कि मुझे अब इनमें चेक करना है। कभी भी टोटल आइसोमर, इवन अभी अपने जितनी भी रिएक्शन आएंगे, टोटल प्रोडक्ट, टोटल ये स्ट्रक्चर बनाओ पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर और स्टीरियो में डोमिनेंट कौन है, स्ट्रक्चरल। नाउ चेक इन एवरी स्ट्रक्चर in which structure geometrical isomerism और optical isomerism possible। ऑप्टिकल अभी मैं आपको दे ही नहीं रही हूं, अब अपन इनमें चेक करते हैं किस किस में जीआई पॉसिबल है। अब शुरू से रिपीट करते हैं, बताओ फर्स्ट में जीआई पॉसिबल है क्या, अच्छे से चेक करो, फर्स्ट में जीआई पॉसिबल है, तो ये किस किस फॉर्म में रह सकता है, इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, आईयूपीसी नेम यही रहेगा, लेकिन ये 2 आइसोमर की फॉर्म में रह सकता है नहीं रह सकता, एक सिस और एक ट्रांस। भाई अपन से तो ये पूछा है उसने टोटल आइसोमर, ये नहीं बोला कि वो स्ट्रक्चरल होना चाहिए स्टीरियो, जिसको सिस और ट्रांस में भी काउंट हो गया। क्या सेकंड वाले में जीआई पॉसिबल है, थर्ड वाले में जीआई, फोर्थ वाले में, क्योंकि ये देखो कौन दिखाई दे रहा है CH2, क्या फिफ्थ वाले में जीआई पॉसिबल है, आया समझ में, क्या सिक्स वाले में जीआई पॉसिबल है, इसका मिथाइल और मिथाइल सेम साइड और अपोजिट साइड, क्या बेटा इसमें जीआई पॉसिबल है, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, इनमें नहीं है, इसमें जीआई पॉसिबल है, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, मैंने एक ही क्वेश्चन एक बड़ा लिया ताकि साइक्लिक भी आ जाए, ए साइक्लिक भी आ जाए, बनाने के तरीके भी आ जाए, टोटल काउंटिंग। एक क्वेश्चन में आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता तो आंसर हो गया 12, आउट ऑफ दिस 12 हाउ मेनी कैन शो जीआई, तो ये क्वेश्चन अलग है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H7Cl कैन शो जीआई, तब आंसर कितना लिखते, 1 2 3 4 ये लिखते, ठीक है। अब लेकिन मैंने तो ये भी नहीं पूछा, मैंने तो पूछा टोटल आइसोमर कैसे गिनोगे, ऑप्टिकल को भूल जाओ बेटा, इसको कितना गिनोगे 2, देखो अब सभी 2 कैसे गिनोगे, सेस और ट्रांस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। 4 GI दिखा रहे थे ना, तो उन चारों को एक को सिस मान लिया, तो उनकी चारों की एक एक फॉर्म और कौन सी हो गई, ट्रांस और हो गई। तो ऐसे आपके टोटल आइसोमर कितने आ गए? 3 क्वेश्चन है बेटा। पहला, टोटल आइसोमर कितने हैं, आउट ऑफ दिस टोटल हाउ मेनी कैन शो जीआई, ये अलग क्वेश्चन है। टोटल आइसोमर कितने बने? हाँ बोलो बोलो। 8th में इधर और इधर मिथाइल मिथाइल है ना। सिक्सटीन। स्ट्रक्चरल आइसोमर 12, टोटल आइसोमर 16। ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी आया, मतलब एक ही बार में, जैसे जैसे फॉर्मूला बड़ा होता है उसमें एक कंडीशन दे देता है, या तो साइक्लिक ही पूछेगा या फिर वो एसाइक्लिक ही पूछेगा, अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप लिख देगा, कोई भी कंडीशन लिख देता है। मैंने एक में विदाउट कंडीशन इसलिए कराया ताकि आप साइक्लिक एसाइक्लिक दोनों विद जीआई ओआई सीखें। अच्छा एक काम करो, बिना जीआई वाले, जैसे किसी एक बच्चे ने लिखा उसको काउंटिंग समझ नहीं आई, बिना जीआई वाले काउंट करो, पहले जो जीआई नहीं दिखा रहे उनको काउंट कर लो। इन कितने हैं? 12। 12 में से वो काउंट करो जो जीआई नहीं दिखा रहे, 8। ठीक है, 4 कैसे हैं जो जीआई दिखा रहे हैं, तो जीआई की वजह से वो हमेशा क्या रहेंगे, डुप्लीकेट, मतलब 2 के फॉर्म में रहेंगे। तो 8 तो वो हैं जो जीआई नहीं दिखा रहे, एक ही फॉर्म में रहेंगे। 4 ऐसे हैं जो दो दो फॉर्म में रह सकते हैं, या तो सिस या ट्रांस। उन 4 के 4 दिखाई दे रहे, लेकिन वो है कितने फॉर्म में, 8। 8 और 8 जोड़ो, 16 हो गए या नहीं हो गए? शौर्य। हाँ तो वो भी आएगा जिसमें दो दो के जीआई भी बना सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स बनेंगे। 4 गिनेंगे। आप तो कभी भी ऐसा है, पहले विदाउट जीआई वाले गिन लो, फिर जिन जिन में जीआई है उन सबको दो दो गिनो। ठीक है, अब अपन आते हैं नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बेटा 8 जीआई आइसोमर होंगे और 8 स्ट्रक्चरल होंगे, तो टोटल कितने हो गए? टोटल आइसोमर ऑफ दैट फॉर्मूला। उसने जीआई नहीं पूछा ना, उसने पूछा इस फॉर्मूले के टोटल आइसोमर, जिसमें स्ट्रक्चरल भी इंक्लूडेड है और जीआई भी इंक्लूडेड है, आदित्य। तो वो आंसर हो जाएगा 16। सबसे पहला नोमेनक्लेचर था सिस ट्रांस नेमिंग, जो हम पढ़ चुके हैं, आता भी है। सबसे पहला नेमिंग सिस ट्रांस, और सिस और ट्रांस अपन को पता भी है, जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो उसे सिस, अपोजिट साइड है तो उसे ट्रांस। बस एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि उसका नाम भी आ जाएगा। क्या ये जीआई शो करेगा? तो इसका फॉर्मूला हमने बना दिया ऐसे। याद करके बताओ बेटा, इस सिस फॉर्म वाले का नाम क्या होता था? ये खूब बार पढ़ा है अपन ने 11th में। जो सिस ब्यूटेनॉइक है, ये वाला एसिड होता है सिस वाला, इसका नाम था मेलोनिक एसिड। नॉट मेलोनिक, मैलिक, मैलिक एसिड। और इसके ट्रांस वाले का नाम था फ्यूमेरिक। पहले सबसे पहले अपन ने जितने भी जीआई की टर्म आई सिस और ट्रांस से ही लिखते थे,
जो अपन ने सीख भी लिया। उसी में बाद में एक ड्रॉबैक आया, क्या मैं आपको लिख के दूं FCl डबल बॉन्ड Br(I)। इधर देखो बेटा सभी, पहले ये एक डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, जिसपे Br(I) भी है और ClF भी है। पहले इसी को देख के बताओ क्या ये Gi शो करेगा? करेगा। अब इसको मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस है? भाई सिस और ट्रांस की डेफिनेशन के हिसाब से जो सिमिलर ग्रुप रिंग के या डबल बॉन्ड की सेम साइड है, या तो ऊपर या नीचे, रिंग के अलोंग या डबल बॉन्ड के अलोंग, तो हम इसे सिस कह रहे थे। और अपोजिट साइड है तो उसे क्या कह रहे थे? ट्रांस। पहले यही नाम दिया गया। तो सिस और ट्रांस के हिसाब से तो इसमें तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें तो सिस ट्रांस है ही नहीं। तो अब इसको कैसे सिस और ट्रांस कहें, उसको डिफाइन करें, तो उसमें फिर मॉलिक्यूलर मास आया। लेकिन ये मास वर्ड दिया किसने था? तो उसमें क्या सिस ट्रांस नेमिंग अभी जो रूल्स वाइज है, क्या ये सिस ट्रांस नेमिंग पॉसिबल है? नहीं है ना। फिर 3 साइंटिस्ट थे, CIP। CIP की फुल फॉर्म कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। कान में गोल्ड डालो फिर लॉक कर लो, ठीक है? ऐसे नहीं पूछेगा, CIP बोलते हैं इनको। इन तीनों ने अलग अलग जगह के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको स्टडी किया एंड डिसाइड इजेड नेमिंग। कौन सी नेमिंग दी? इजेड। जो जैसे अपन ने IUPAC नेम पढ़ा और एक उससे पहले पढ़ा कॉमन नेम। IUPAC आ गया, लेकिन आज भी कुछ कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। उसी तरह सिस एंड ट्रांस इज अ कॉमन नेम, मतलब पहले दिया गया था। लेकिन जो रिसेंटली आजकल जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं, जो एक अपन रिसर्च लेवल पे जाएंगे हायर लेवल पे, तो उसमें सिस ट्रांस नहीं लिखते। उसमें एग्जैक्टली उसमें क्या वर्ड लिखा जाता है? ई और जेड। ये ई जेड नेमिंग पर्टिकुलरली रूल्स के हिसाब से डिसाइड किया गया, लाइक IUPAC रूल की तरह ही। इसको बोलते हैं ई जेड नेमिंग। ई एक ग्रीक वर्ड था जिसका मीनिंग है एंटीजीजेन। एंटीजीजेन का मतलब होता है अपोजिट साइड। जेड का मतलब जुसामिन, टुगेदर। ओनली फॉर नॉलेज, ये नहीं पूछेंगे। CIP ने कौन सा रूल दिया था? EZ। ई और जेड का ग्रीक में मीनिंग था ई, इन्होंने जहां से लिया एंटीजीजेन। एंटीजीजेन का मतलब अपोजिट साइड, जेड का मतलब जुसामिन, टुगेदर यानी सेम साइड। क्या बेटा? मैलिक। FCl CIP, कान। कान की स्पेलिंग CHAN। चांद बोलो या कान बोलो, CHAN था। कान इनगोल्ड प्रीलॉग में जो इनगोल्ड था वो जर्मन था। कान में कान चाइनीज था। प्रीलॉग जो है वो स्पेशली वहीं पे था। लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, यूरोपियन साइंटिस्ट कहलाता है इसका ये। मतलब अलग अलग कंट्रीज के थे, सबने मिलकर के फिर डिसाइड किया। और एंटीजीजेन एंड जुसामिन, मतलब अब आपको अपोजिट और सेम साइड को बोलने के लिए 2 नए वर्ड बन गए एक तरह से। अभी देखते हैं क्या ये अपोजिट साइड और सेम साइड ही उन्होंने क्यों बोला। फिर उनको लगा कि जैसे बार बार GI देखना है तो अपन को मास देखना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ रूल्स भी बना लिए थे, उनको बोलते हैं अपन CIP रूल्स। उन CIP रूल के बेसिस पर अपन हैवी किधर है, लाइट वेट वाला किधर है, उसको नंबरिंग करेंगे। पहले एक बार यहाँ तक लिख लो फिर समझाऊंगी। बहुत आसान है CIP रूल्स।
नोट कर लिया? रूल्स लिखाऊंगी नहीं, पहले सिर्फ समझाऊंगी, एग्जांपल्स कराऊंगी, इसलिए समझना है ध्यान से सभी को, फिर रूल्स एक साथ बाद में लिखा दूंगी। सीआईपी ने ईजेड नेमिंग को डिसाइड करने के 5 रूल्स बनाए, उनको बोलते हैं अपन सीआईपी रूल्स। और वो सीआईपी रूल ढंग से समझने, क्योंकि आगे ऑप्टिकल में भी यही 5 रूल ही, एक नाम आएगा आरएस नेमिंग, वो भी इन्होंने ही डिसाइड किया था, इन्हीं रूल के बेसिस पे ऑप्टिकल के लिए। क्या है, जैसे यही एग्जांपल है, सीआईपी ने कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे उसमें सिस ट्रांस नेमिंग भी पॉसिबल है, मतलब आज के प्रेजेंट कंडीशन में हम किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नेमिंग के लिए ईजेड को ही फॉलो करते हैं, सिस ट्रांस नहीं लिखते। सिस ट्रांस एक कॉमन नेम है, आप एक्स्ट्रा में बताना चाहें बता सकते हो। क्या है सीआईपी का पहला रूल? फर्स्ट कंपेयर एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, फर्स्ट कंपेयर atomic mass of that group by which that different group attached to doubly bonded carbon. Compare atomic mass of these two different group which bonded with doubly bonded carbon. अब एटम का बोला है, मॉलिक्यूल नहीं बोला है। कौन से एटम का? किसी भी एटम का रेंडमली, या उस एटम का जिससे वो पूरा ग्रुप किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। फर्स्ट कंपेयर एटॉमिक मास ऑफ दैट डिफरेंट ग्रुप by which that group attached to doubly bonded atom. Heavier वाले को, जिसका atomic mass ज्यादा है, group having more atomic mass should have first priority and group having lower atomic mass have second priority. यानी उस पे आप नंबर लिख लो 1 and 2। अब मुझे बताइए इस कार्बन के 2 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं? ब्रोमीन और आयोडीन में किसका मास ज्यादा है? ऐसे नंबरिंग लिखा। इसी तरह अब इस पे आते हैं। Now similarly compare the 2 different group attached to another side. Just write down the number 1 and 2. अब आप बताओ सेम साइड में 1 और 1 सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है? सेम साइड को क्या कहते हैं? जेड। सेम साइड को क्या कहते हैं? यानी सिमिलर नंबर प्रेजेंट सेम साइड, दैट इज नोन एज जेड। अपोजिट साइड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? से ई। क्लियर? पहला नेम ईजेड नेमिंग का पहला रूल, फर्स्ट कंपेयर एटॉमिक मास। अब देखिए बेटा सभी, मान लीजिए मैं आपको ये लिखकर दे रही हूं OH, यहां लिखकर दिया CH2I और यहां NH2। पहले चेक करो क्या ये GI दिखा रहा है? अच्छे से चेक करो पहले, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है? दिखा रहा है। अब इस कार्बन पे कैसे पता चला कि ये GI दिखा रहा है? इस कार्बन के 2 ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के 2 ग्रुप डिफरेंट है। GI की कंडीशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही। अब आपको ये लिख के ऐसे दिया है, तो आप बताइए इसमें फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, इस पूरे ग्रुप का फर्स्ट एटम, एटम बोल रही है याद रखना, मॉलिक्यूल नहीं बोल रही, इसलिए ध्यान से सुनो। फर्स्ट कंपेयर एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डिफरेंट ग्रुप व्हाई विच द डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड एटम। इस पूरे ग्रुप का फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन। जबकि देखा जाए तो इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लेकिन मुझे मॉलिक्यूलर मास नहीं देखना। अब बताइए किसका ज्यादा है? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, लेस एटॉमिक मास वाले को सेकंड। इसका फर्स्ट एटम कौन है? बाय विच दैट कंप्लीट ग्रुप बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड, कार्बन। इसका कौन है? नाइट्रोजन। बताइए फर्स्ट और सेकंड। 1 और 1 कौन सी साइड आ गया? सेम साइड। ये भी कौन कहलाएगा? जेड। CH3H डबल बॉन्ड CH3C डबल OH। सॉरी, अब आप पहले तो लेटेस्ट नेमिंग, क्या इसमें ईजेड नेमिंग पॉसिबल है? क्या इसमें ईजेड नेमिंग पॉसिबल है? क्या ये GI दिखा रहा है? जब GI दिखा रहा है, ये GI दिखा रहा है, जो भी कंपाउंड GI दिखाएगा उसमें 100% ईजेड नेमिंग होगी। जैसे स्विस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन होता है? ट्रांस। उसी तरह हमेशा याद रखना ई का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन होता है? जेड। बस अब उसे हम सिस ट्रांस नहीं बोल रहे हैं। अब आप बताइए इसमें ईजेड नेमिंग के अकॉर्डिंग इस कार्बन के 2 ग्रुप में मास 1 2, इसमें मास 1 and 2। 1 और 1 कौन सी साइड है? अपोजिट। कौन सा कहलाएगा? ई। IUPAC नेम, क्या हर कंपाउंड का जिसका IUPAC नेम होता है क्या उसका कॉमन नेम नहीं होता? होता है या नहीं होता?
क्या हर कंपाउंड का कॉमन नेम होता है? कॉमन नेम कुछ कुछ का ही तो पढ़ते हो। इसमें बताइए क्या सिस ट्रांस नेमिंग पॉसिबल था? नहीं। क्या इसमें सिस ट्रांस नेमिंग भी पॉसिबल है? क्या इसमें सिस ट्रांस नेमिंग भी पॉसिबल है? सिस ट्रांस नेमिंग, इजेड नेमिंग दोनों नेमिंग के पैटर्न हैं। सिस ट्रांस में केवल सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सिस ट्रांस नेमिंग भी पॉसिबल है या नहीं है? तो इसे सिस भी कहेंगे। मैम पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, क्या करें बेटा? टॉनिक देंगे अभी बताएंगे। समझ आया क्या? ये सीआईपी का पहला रूल है। अब आप खुद सोचो, जैसे मैंने पहला रूल बोला, क्योंकि मैंने पहले रूल में क्या बोला? फर्स्ट एटम। अब आप अपने आप सोचो, यदि डाउट आता है ना मन में, मैम फर्स्ट एटम सेम हो तो? फर्स्ट एटम ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट एटम सिमिलर हो। यदि फर्स्ट एटम सेम है तो जस्ट कंपेयर सेकंड, सेकंड सिमिलर है थर्ड, थर्ड सिमिलर है फोर्थ। ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन स्किप हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मस्ट कंपेयर एट द एंड। यदि आपके पास हाइड्रोजन लिख भी रखा है तो उसको सबसे लास्ट में कंपेयर करना है। कैसे? बेटा 1 2 हॉरिजॉन्टली क्यों करेंगे? इस कार्बन के दो डिफरेंट ग्रुप है, हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? इस कार्बन के दो डिफरेंट ग्रुप में कौन ज्यादा हैवी है उसकी नंबरिंग कर रहे हैं। इसका एक हाथ इसका, ऐसा थोड़ा ना कंपेयर करना है। इसके दो हाथों को ही आपस में कंपेयर कर, दोनों हाथों को कंपेयर करो, फिर देखो दोनों का हैवी सेम साइड है या अपोजिट साइड है। भाई जीआई देखने में अपन ने यही तो देखा था, इधर भी दो डिफरेंट होने चाहिए, इधर भी दो डिफरेंट है। क्या ये पॉइंट समझ आया पहले? ठीक है, तो एग्जाम्पल हेडिंग तो लिख लो, इजेड नेमिंग। अब मैं उनको दोबारा से दे रही हूँ, आप खुद से करना, ठीक है? मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनको मत कॉपी करिएगा। रूल्स मैं लिखा दूंगी, ठीक है? आप केवल फर्स्ट 3 का करेंगे। अब ये मत पूछना कि कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा हैवी होता है, मतलब ये क्वेश्चन बेटा बताने लायक नहीं होते हैं। फर्स्ट वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये पहला रूल है। पहला रूल क्या होता है? अपने आप रूल भी याद हो जाएंगे बेटा, रूल्स में लिखा दूंगी। फर्स्ट कंपेयर एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम वाई विच दैट टू डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड विद वन डबली बॉन्डेड एटम। समझ आया? एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो अटैच है उनको कंपेयर करना है। बताइए इसमें कौन ज्यादा हैवी है? वन और वन सेम साइड, क्या बोलेंगे इसको? अब यदि मान लो मुझे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना है, जेड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा याद रखना कौन होता है? ई। जैसे सिस का हमेशा कौन होता है? ट्रांस। तो बताओ क्या उसे बनाओगे? किसी एक साइड को चेंज कर दो, आई उल्टा लिख दो,
तो 1 और 1 अपोजिट साइड हो जाएगा जब अपन को मान लो ड्रॉ करना पड़े। सेकंड में बताइए, अच्छा कैसे कंपेयर किया, यहाँ तो 1 और 2 आ गया समझ में। अब यहाँ पे बताइए फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन, पहला एटम तो सेम है। एटम, फर्स्ट एटम, रूल नंबर 2 यही है, if first atom of the different group is similar then compare second is also similar then third then fourth so on। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में कंपेयर करना होता है, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसका तो लेना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन। इसका कौन लेना पड़ा, ऑक्सीजन। 1 और 1 अपोजिट साइड, बताओ कौन सा आइसोमर हो गया, ई। क्या इसको ई जेड के अलावा इसमें और सिस ट्रांस नेमिंग भी पॉसिबल है? सिस ट्रांस नेमिंग को ई जेड से कोरिलेट मत करो, ई जेड इज आईयूपीएसी नेम, सिस ट्रांस इज अ कॉमन नेम। समझ आ गया? दोनों ऐसा नहीं कि जो सिस होगा वो हमेशा जेड आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो सीएसटी के ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम इसको सिस भी कह सकते हैं, लेकिन 1 और 1 अपोजिट साइड आ रहे हैं, हैवी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इसको क्या कह रहे हैं, ई। यानी लेटेस्ट नेमिंग के हिसाब से तो ये ई है, और मिथाइल मिथाइल सेम साइड प्रेजेंट है उसकी बेसिस पर ये सिस भी है। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं होता कि जो सिस होगा वो हमेशा जेड आएगा, जो हमेशा ट्रांस होगा वो हमेशा ई आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि देखने का दोनों का पैटर्न ही अलग है, दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं। चलो थर्ड वाले में 1 2 1 2, 1 और 1 सेम साइड, जेड। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया इसीलिए, ऐसा नहीं हर एग्जांपल में जी आई ई जेड ठोकने लग जाओ, आराम से सीख गए। जी आई ई जेड होने के लिए, सिस ट्रांस होने के लिए, दैट कंपाउंड मस्ट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जब जी आई नहीं है तो ना तो उसमें सिस ट्रांस होगा ना उसमें ई जेड होगा। क्या ये जी आई शो कर रहा है? जब जी आई शो नहीं कर रहा तो इसमें ई जेड सिस ट्रांस कुछ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ई जेड नॉट पॉसिबल। पक्का? चलो देखते हैं बेटा, पहले राइट साइड कंपेयर कर लेते हैं। राइट साइड के इस ग्रुप में पहले तो इस कार्बन पर लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इस कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये तो कंफर्म है जीआई दिखाएगा। अब बताओ इसका फर्स्ट एटम कार्बन, अब ध्यान से देखना, बताओ इसका सेकेंड एटम कौन है? मैंने बोला था ना हाइड्रोजन बीच में है तो उसको स्किप कर दो, पहले हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उन सबको कंपेयर कर लो सीक्वेंस से। कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन। अब इसके पास थर्ड एटम, अब और कुछ है ही नहीं, तो मजबूरी में थर्ड नंबर पे आपने कौन लिया, हाइड्रोजन। यहाँ थर्ड नंबर पे कौन लिया, ऑक्सीजन। 1 2, इधर बताओ फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, सेकेंड एटम, 1 और 1 सेम साइड, कौन सा हो गया, जेड। सिक्स, ई या जेड? ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में कौन हैवी है, ड्यूटेरियम। फर्स्ट एटम कार्बन ऑक्सीजन, 1 और 1 सेम साइड, जेड। ये रूल नंबर 3 था, आइसोटोप्स दे रखे हों तो उनको डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करना है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, और उनके वही एटॉमिक मास को कंपेयर करके नंबरिंग डिसाइड करें। फिफ्थ वाले में बेटा, फिफ्थ वाले में क्या रिपीट करूं, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड है CHO, उसका फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम ऑक्सीजन, थर्ड एटम हाइड्रोजन। नीचे जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोको, नाम तो इतने अच्छे लिखते हो, चेक कर लो, आया समझ में?
अब 7th एग्जाम्पल, इधर तो फर्स्ट एटम कौन है, मैंने लिखा है ऐसे, बताओ इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ, लिखूंगी कई बार ऐसे लिखा होगा, लेकिन मैं एक लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुन रहे हो। कंपेयर एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम बाय विच दैट ग्रुप बॉन्डेड विद डबली बॉन्डेड कार्बन। ये लिखा ऐसे है, तो बताओ इसमें आप हाइड्रोजन का मास कंपेयर करोगे क्या? CH3 किस एटम की हेल्प से डबल बॉन्ड से अटैच है? कार्बन। तो इसमें फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन। इसका फर्स्ट एटम हाइड्रोजन। अब यहां बताओ, हाइड्रोजन में और लोन पेयर में, हाइड्रोजन एक एटम है, एटम का तो कोई मास होगा, और लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर केवल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो आप कभी भी याद रखो, एटम और लोन पेयर में नेग्लिजिबल मास किसका होता है? लोन पेयर का। और हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? मास। एक लाइन बोल रहे हैं, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में रूल नंबर 4, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में लोन पेयर हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा, क्योंकि बॉन्ड पे तो कोई एक एटम होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, क्लोरीन हो, कुछ भी, उसका कोई मास होगा। लोन पेयर का तो कोई मास ही नहीं होता, वो तो इलेक्ट्रॉन का मास है। वन और वन अपोजिट साइड कौन सा हो गया? ई। क्या इसमें सिस ट्रांस भी पॉसिबल है? ई और सिस ट्रांस दो डिफरेंट नेमिंग हैं। सिस ट्रांस आप केवल ग्रुप सेम साइड अपोजिट साइड देख के बता रहे हो, इजेड नंबरिंग डिसाइड करके बता रहे हो। ये रूल नंबर 4 हो गया लोन पेयर वाला। रूल नंबर 3 आइसोटॉप वाला। ये रूल नंबर 2 फर्स्ट एटम सिमिलर है। अब बताइए लास्ट वाले में, इधर से फर्स्ट एटम सेकंड, ये तो जीआई दिखाई नहीं रहा, इधर गए इसको डिवाइड कर लिया, इसका फर्स्ट एटम कौन है? ऑक्सीजन। और ये कार्बन। वन और वन अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है? ई। बेटा ये फर्स्ट एटम कौन है? ऑक्स फर्स्ट एटम कार्बन। इसका फर्स्ट एटम कार्बन। इसका सेकेंड एटम, इसका सेकेंड एटम। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन को स्किप करके सारे एटम कंपेयर कर लो। एक और बनाती हूँ जिससे आपको ये कंपैरिजन समझ आए। टाइम हो गया है, अभी तो है 10 मिनट है। हाँ 3 बजे किसकी क्लास है? एक लास्ट एग्जांपल, अपना टॉपिक खत्म हो गया ना जीआई, इसलिए। मैंने बोला था सीआईपी के 5 रूल्स हैं, जल्दी बताओ। पहला रूल क्या था? फर्स्ट एटम का एटॉमिक मास कंपेयर करो, जिसका मास ज्यादा उसको 1, जिसका कम उसको 2। पहला एटम सेम हो तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन वो भी सेम हो। हाइड्रोजन को लास्ट में कंपेयर करना है। मान लो आइसोटोप दे रखा है तो उसको डिफरेंट ग्रुप मानना है। लोन पेयर को हमेशा सेकेंड नंबर देना है। ये 4 रूल हो गए, देखो। अब इसमें बताइए, इसका फर्स्ट एटम कौन है? सेकेंड एटम, थर्ड एटम। आया समझ में? अब इधर देखना बेटा, रूल नंबर 5 जो थोड़ा सा टफ है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, इवन हाइड्रोजन भी सिमिलर है, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर नहीं देखते अपन किसमें और हाइड्रोजन इसमें नहीं है। यदि every atom in sequential way all atom are similar, even last atom hydrogen is also similar, then compare number of pi bond। हाइड्रोजन का नंबर कभी कंपेयर नहीं करते, क्या कर? every atom in sequential way all are similar, even last atom hydrogen is also similar, then compare number of pi bond। जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसको 1, जिसके पास पाई बॉन्ड कम होंगे उसको 2 प्रायोरिटी देनी है। अब आप बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। इसके पास पाई बॉन्ड कितना है? 1। किसको प्रायोरिटी मिली? 1 और 1 अपोजिट साइड कौन सा हो गया? ई।
मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन से पहले पाई बॉन्ड भी आ जाता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन से पहले पाई बॉन्ड भी आ जाएगा बेटा। जस्ट ये लास्ट एग्जांपल है और ये नोट कर लो बेटा, लेकिन ये लास्ट एग्जांपल है, फिर मैं छोड़ रही हूँ आपको। लास्ट एग्जांपल यानी इवन लास्ट एटम हाइड्रोजन इज आल्सो सिमिलर इन सीक्वेंशियल वे, देन कंपेयर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आप बताओ बेटा इसका फर्स्ट एटम कौन है, जल्दी बोलो। फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, मैंने कहा ना हाइड्रोजन भी सिमिलर आ गया, तो इसका मतलब आप कंपेयर कर लो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन है, एक, इसके पास कितने हैं, जीरो। फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम नाइट्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन और है, जबकि इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन से पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, पाई बॉन्ड को, वन और टू। वन और वन अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ई। नोट्स आज मैं बेटा आपको ईजेड के जो रूल्स मैंने बोले हैं उनको मैं लिखकर ग्रुप में भेज दूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। एग्जाम्पल सारे करा दिए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर अपना कंप्लीट है, एक डाइपोल मोमेंट के बेस पे कंपेयर दे रखा है। स्टीरियो की शीट में भी सेक्शन ए और बी आप सॉल्व कर सकते हो, स्टीरियो वाली शीट जो मिली है आपको, ठीक है। अभी एक क्लास और होगी उसमें ऑप्टिकल स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ, कल 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 लेंगे, कल भी कंबाइंड 1:30 बजे ले लेंगे। तो इसका मतलब वो जीआई नहीं दिखाएगा क्योंकि वो ग्रुप पूरी तरह से सिमिलर हो जाएगा ना। पाई बॉन्ड भी सेम है, एवरी एटम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब वो दो ग्रुप सेम हो गए, और दोनों ग्रुप सेम हो गए तो वो जीआई नहीं दिखाएगा, कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए। चलो कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लें, वो मेरे को भी देखना पड़ेगा पहले कल कौन कौन से बैचेज में क्लास है, मेरे को याद तो है नहीं, ग्रुप में लिख दूंगी। लेंगे तो बता दूंगी, नहीं है तो कल आप कहेंगे तो नहीं लेंगे, ठीक है। आज शाम को 6:30 क्लास नहीं है JP02 की। अच्छा